प्लस डी बाई एक्स और हो गया डी बाई एफ। तो डी बाई डी कैंसिल हो गया, कितना हो गया -1। डी बाई एक्स क्या चीज है? तो मैंने अभी बताया आपको डी बाई एक्स क्या है, हमारा आवर्धन क्षमता है। तो यहां पर आप लिख दीजिए आवर्धन क्षमता m, यहां हो गया डी बाई एफ। अब -1 को उधर ले चलिए तो +1 हो जाएगा, आखिरकार हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। यही फॉर्मूला आप प्रूफ करना चाह रहे थे। तो फॉर्मूला प्रूफ हो गया, इसका मैं स्क्रीन मतलब फोटो ले लेता हूं और ग्रुप में सेंड कर देंगे। हाँ, तो इस तरह का फॉर्मूला डिराइव करने का अब आप लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जा रहा है। हाँ, डेरिवेशन करने से थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझ में आए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। तो इसमें जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को क्या बोला जा रहा है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो संयुक्त या कंपाउंड, इसका मतलब क्या हो गया कि एक चीज से तो संयुक्त हो नहीं सकता है, बहुत सारा चीज रहेगा तब जाके संयुक्त होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें 2 उत्तल लेंस होता है। कितने उत्तल लेंस हो गए? 2 गो उत्तल लेंस होगा। इसके पहले सरल सूक्ष्मदर्शी था, उस सरल सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस थे? एक ही थे, और एक ही उत्तल लेंस से हम लोग काम कर रहे थे। तो जनरली सरल सूक्ष्मदर्शी में बहुत बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाया जा सकता है, उसका आवर्धन क्षमता मैक्सिमम मिनिमम आप लोग पढ़ रहे थे। तो मैक्सिमम वाला की अगर बात करते हैं तो 1 प्लस डी बाई एफ था। डी का वैल्यू कितना है? 25 है, और एफ मतलब हो गया फोकस दूरी। तो लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? लेंस का फोकस दूरी आप सोचने का तो कुछ भी सोच लेंगे कम से कम, लेकिन प्रैक्टिकली जब उसको बनाया जाएगा तो ना दिक्कत महसूस होगा। तो एक लेंस जिसका फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, मात्र 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो आप लोग समझते हैं 1 सेंटीमीटर का दूरी कितना बड़ा होता है? सबको मालूम है स्केल में 1 सेंटीमीटर कितना लंबा होता है। तो लेंस का फोकस एकदम ही नजदीक आ गया 1 सेंटीमीटर का मतलब। तो 1 सेंटीमीटर का फोकस दूरी हासिल कर पाना बहुत मुश्किल काम है, और 1 सेंटीमीटर से तो और भी अगर छोटा ले लेंगे वो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात ही हो गया वो। इसलिए मानकर चलिए हम राउंड फिगर में ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर का ही फोकस दूरी मैंने ले लिया, तो 1 प्लस 25 और एफ का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो कितना हो गया ना? 1 प्लस 25 यानी कि 26। ज्यादा से ज्यादा आप 26 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता दिया, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होगा? 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का लेंस बनाया जा सकता है। तो उस केस में कहा जाता है कि लगभग में 10 या 12 गुना बड़ा प्रतिबिंब इससे बन सकता है। कितना? 10 या 12 गुना बड़ा प्रतिबिंब इससे बन सकता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, बल्कि 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना या उससे भी ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बने। जैसे मान के चलो हम लोग खून की जांच कर रहे हैं, तो खून की जांच में क्या होगा? हम लोग को एकदम छोटा छोटा चीज देखना पड़ेगा। वहां कोई अक्षर पढ़ने वाला जैसा स्थिति नहीं है, वहां एक ब्लड है, ऊपर से देखेंगे तो खाली ब्लड ही आपको लाल नजर आएगा, लेकिन उसके अंदर में क्या क्या चीज है वो जांच करना है। उसके एक एक सेल्स को या फिर उसके जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस है उसको भी चेक करना है, तो और बड़ा आपको देखना पड़ेगा, हाईली मैग्नीफाइड करना होगा। तो उस केस में हो सकता है कि आपको और भी ज्यादा आवर्धन का जरूरत पड़े। तो उसी के लिए बना है ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कि हाँ इससे हम क्या कर सके? हाईली मैग्नीफाइड इमेज बना सके। और ये किसी एक लेंस के द्वारा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक लेंस से हम इतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना पाएंगे। तो अब 2 लेंस का सहारा लिया गया, दोनों का कॉम्बिनेशन लिया गया, और ऐसा यहां पर काम होगा कि इस कॉम्बिनेशन से हम बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड इमेज को इसमें अचीव कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होगा? 2 गो लेंस होगा, एक वस्तु की तरफ होगा, और जो वस्तु की तरफ होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट की तरफ है इसलिए इसका नाम हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, हिंदी में अभिदृश्यक लेंस।
और एक होता है जिधर हम लोग आंख लगाकर देखेंगे। तो चूंकि वो आंख की तरफ होता है इसलिए इसका नाम है नेत्रिका, इंग्लिश में आईपीस। तो दो लेंस हो गया, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक हो गया आपका आईपीस, अभिदृश्यक, नेत्रिका। अब दोनों में कुछ खासियत है। क्या खासियत है? इसकी यानी कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। फोकस दूरी इसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और इसका फोकस दूरी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हम आपको नोट्स में भी लिख दिए हैं कि ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा भी हम इसमें प्रीफर नहीं करेंगे, इसलिए इंग्लिश में उसको बोलते हैं मॉडरेट फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लास्ट में उसको हम लोग प्रूव कर लेंगे क्यों कम होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए। ज्यादा तो होगा, ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इसका फोकस दूरी कम और इसका फोकस दूरी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नहीं हम लोग बनाएंगे, बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। ठीक है, देखिए दूसरी बात हो गया द्वारक का, एपर्चर का। एपर्चर मतलब ये, इसको एपर्चर बोलते हैं। एक्चुअली लेंस तो वृत्ताकार ना होगा, इस तरह का लेंस होगा। तो लेंस का ये जो डायमीटर है इसी को हम लोग एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, लेंस तो ये तिरछा देखते हैं तो ऐसा दिखता है, लेकिन लेंस एक्चुअली वो गोल है, सामने तरफ से गोल फिट है वहां पर। ठीक है, तो उसका जो डायमीटर है वो एपर्चर कहलाता है। तो वो इसका कम होगा और इसका क्या है? थोड़ा ज्यादा होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि वस्तु तो बहुत छोटा है ना, तो छोटा है तो इतना बड़ा लेंस लगाकर तो कोई फायदा नहीं है। छोटा सा लेंस लगा देंगे, उसी में हम लोग उसका फोकस कर सकते हैं, उसी को देखना है। अच्छा, नेत्रिका का द्वारक ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे आंख तक आएगा तो हमको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, इसलिए इसका द्वारक क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और इसका द्वारक छोटा है तो काम चलेगा। ओके, तो मैंने दो खासियत अभी बताया कि इसकी फोकस दूरी कम, इसकी फोकस दूरी ज्यादा, इसकी द्वारक छोटा, इसका द्वारक क्या होगा? बड़ा होगा। पहला चीज क्लियर हो गया। दो लेंस आपस में एक ट्यूब के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। एक ट्यूब रहेगा, आप लोग जानते हैं, जो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें उसमें एक ट्यूब रहता है। अब ट्यूब का अपना अपना तरीका है कि किस तरह से उसको जोड़ते हैं। ये एक ट्यूब के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब ये ट्यूब जो है ना, अंदर ही अंदर क्या हो सकता है? घूम सकता है। मतलब अभी ये दोनों लेंस के बीच की दूरी जितनी दिख रही है, आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो दूरी को बढ़ा सकते हैं। उसको खिसका 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 कर हम क्या कर सकते हैं? दूरी को बढ़ा सकते हैं। और फिर जरूरत पड़ेगा कि नहीं भाई इतना दूर से काम नहीं चल रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उस समय उसको क्या करते हैं? घुमा 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 कर फिर उसको सामने भी ला सकते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहते हैं, फिर वो जानने की जरूरत नहीं है। मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं? खिसका कर दूर भी कर सकते हैं और उसको खिसका कर सामने भी ला सकते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब फिलहाल मान के चलिए अभी ये फिक्स है, यहां पर इतना मैं फिक्स कर दिए। तो आपको अक्सर एक टर्म सुनने को मिलेगा, नली की लंबाई। तो नली की लंबाई मतलब होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक के बीच का दूरी। भले ही आप ट्यूब को कितना भी आगे बढ़ा दीजिए या फिर इसको भी आगे कर दीजिए ऐसे करके, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। नली की लंबाई का मतलब हो गया दोनों लेंसों के बीच की दूरी। ओके, अब यहां भी क्या आएगा? दो तरह का एडजस्टमेंट आएगा। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में हुआ कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। दूसरा स्थिति क्या आया? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो यहां भी दो परिस्थिति आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 परिस्थिति में कि कैसे इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, यानी कि डी पर बनेगा। तो उसके लिए पहले हम लोग एक फिगर दिमाग में रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी होगा क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो किस तरह से प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रोसेस को समझना जरूरी है। देखिए दो गो लेंस है, दो गो लेंस। सर फोटो नहीं खींचे सर?
ये उतना जरूरी नहीं था। दो गो लेंस क्या क्या हो गया, एक हो गया अभिदृश्यक और एक लेंस क्या हो गया, नेत्रिका। नेत्रिका का द्वारक भी बड़ा, फोकस दूरी भी ज्यादा। इसका प्रकाशिक केंद्र O1 है, इसका प्रकाशिक केंद्र O2 है। अब इसके सामने हम लोग वस्तु को रखते हैं, बहुत छोटा सा वस्तु, लेकिन हम लोग को यहां थोड़ा बड़ा तो दिखाना ही पड़ेगा कि कितना बड़ा है। तो यहां पर हम लोग दिखा देते हैं कि ये एक वस्तु है, मान के चलिए A B इसका नाम हुआ। कहां रखेंगे, इस बार अगर आप इस वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। हम लोग पिछली क्लास में देखें कि हाँ, यहां पर प्रतिबिंब इधर बनने लगेगा। तो इस माइक्रोस्कोप का कोई काम ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि अगर इसने इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर बना दिया तो इस लेंस का कोई रोल ही नहीं रहा। तब ये किसका काम करने लगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी का काम करने लगा। इस लेंस को मैंने यूज ही नहीं कर पाया। ठीक, मतलब इसी ने बड़ा प्रतिबिंब बना दिया, खेल इसी में खत्म हो गया। और इसको हमको दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कहां से, यहां से देख रहे हैं। तो इसके सामने प्रतिबिंब बनना चाहिए, इसके सामने प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे कि इसको फोकस के अंदर नहीं, फोकस के बाहर रखें। मानकर चलिए इसका फोकस है यहां पर। किसका फोकस, अभिदृश्यक लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस जो है वो F0 पर है। F0 या F जो कह रहे हैं, इसको F0 भी पढ़ते हैं। F0 पर ये फोकस है, उसके ठीक बाहर रखते हैं, बहुत दूर भी नहीं रखेंगे। सबका एक टेक्निक है, बहुत दूर नहीं रखेंगे, दूर रखने से फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि उतना बड़ा नहीं बन पाएगा। तो यहां पर फोकस के ठीक बाहर रखते हैं। तो क्या होगा, हम लोग प्रकाश किरण को जो लेते हैं उसके लिए कुछ नियम है। एक तो प्रकाशिक केंद्र से जो पार होगा वो बिना मुड़े सीधे पार कर जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण हम लोग लेते हैं समांतर। तो समांतर किरण क्या होता है ना, फोकस से होकर गुजरती है। तो जिस तरह से आप यहां फोकस दिखा रहे हैं, इधर भी फोकस होगा, मान के चलिए यहां पर। तो यहां से आप इस प्रकाश किरण को मोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपस में मिलेगा, मानकर चलिए यहां मिल गया। तो ये एक प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब का नाम क्या दे देंगे, A' B'। तो पहले अभिदृश्यक ने इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया। कैसा प्रतिबिंब बनाया, ये जो A' B' बना है ये बना वास्तविक। क्यों वास्तविक बना है, क्योंकि ये दोनों प्रकाश किरण डायरेक्ट कटा, ये वास्तविक है। अगर कटता हुआ लगता है तो ये लगता हुआ सिचुएशन नहीं ना बना, यहां पर डायरेक्ट दोनों प्रकाश किरण क्या हो गया, कट गया। तो इसलिए ये वास्तविक है। और कैसा है देखिए, उल्टा है। और कैसा है, बड़ा भी है। तो यहीं पर क्या होगा, एक मतलब मान के चलिए 5-10 गुना या 15 गुना ये बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। इस लेंस ने इस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कर दिया। अभी मान के लिए चित्र में दिख रहा होगा कि डबल बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी ज्यादा हो सकता है, 10 गुना बड़ा यहीं पर उसने बना दिया। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम लोग नेत्रिका पर। अब ये तो एक नली में जुड़ा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया कि दोनों एक नली में जुड़ा रहता है। और नली को हम क्या कर सकते हैं, खिसका कर दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बढ़ा भी सकते हैं और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम कम भी कर सकते हैं। तो अब बारी है इसके, मतलब ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम लोग घुमाएंगे और एडजस्ट करेंगे। इस तरह से एडजस्ट करेंगे, इसका भी एक टेक्निक है, लेकिन एडजस्ट करने का
तरीका कैसे है कि हम लोग एक कागज लेते हैं, उस पर एक प्लस साइन देते हैं, उसको पहले फोकस करते हैं, उसके बाद सारा चीज चलता है, वो हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, वो हमारे इसका कोई पार्ट नहीं है। तो हम लोग इसको एडजस्ट कर ऐसा करेंगे कि ये वाला जो प्रतिबिंब है वो इसके प्रकाशिक केंद्र और इसके फोकस के बीच पड़े। प्रकाशिक केंद्र, फोकस, बीच में क्या हो गया? वस्तु, बीच में प्रतिबिंब। तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब इसके लिए क्या काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। अभिदृश्यक ने बनाया प्रतिबिंब और यही प्रतिबिंब क्या हो गया? नेत्रिका के लिए वस्तु, नेत्रिका के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। हम लोग एक आईना से चेहरा देख रहे हैं तो हम वस्तु, आईना में प्रतिबिंब, और फिर कोई दूसरा आईना से इस आईना को देख रहे हैं तो उस आईना के लिए क्या हो गया? इस आईने में जो बन रहा है प्रतिबिंब वो वस्तु का काम करेगा। उसी तरह से यहां भी क्या हो गया? ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब इसके लिए क्या करेगा? वस्तु का काम करेगा। ठीक, अब इससे क्या करेंगे? एक प्रकाश किरण हम लोग प्रकाशिक केंद्र से सीधे डाल देते हैं। ठीक, अब यह एक टेक्निक है, मतलब इस डायग्राम को ठीक ठाक बनाने का। इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा लेते हैं पहले। ठीक है, दूसरा प्रकाश किरण क्या करेंगे? समांतर ले लेंगे और ये समांतर किरण किधर जाएगी? ना उसके फोकस होकर जाएगी। अब मान के चलिए इसका फोकस यहां कहीं पर है तो उतना जगह नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं है, तो जैसा भी होगा मानकर चलिए कि हम इसको दिखा देते हैं कि ऐसे वो चला गया। जैसे यहां फोकस है उसी तरह का फोकस उधर भी होगा। तो दोनों प्रकाश किरण क्या हो गया? फैल गया, डाइवर्ज हो गया। तो डाइवर्ज होने वाला कभी मिलेगा नहीं, उसको पीछे की तरफ लाएंगे। तो जैसे पीछे की तरफ लाएंगे तो डॉट डॉट करके लाते जाएंगे तो एक समय कहीं ना कहीं ये आपस में क्या होगा? मिलेगा, जहां कहीं भी मिलेगा मिलेगा। ठीक है, हम सोच रहे थे कि यहीं मिलाएंगे लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो यहां कहीं पर मिल गया, तो उसका लास्ट प्रतिबिंब कहां बन गया? ना इस जगह पर बन गया। ये लास्ट प्रतिबिंब कौन है? ना ए डबल डैश बी डबल डैश है। तो अंतिम प्रतिबिंब कैसा बना? उसका नाम है ए डबल डैश बी डबल डैश। कैसा बना? तो ये देखिए मिलता हुआ लग रहा है, सही मायने में वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ये है आभासी। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी है। अब उल्टा है कि सीधा है? तो अगर हम मूल वस्तु को ध्यान में रखते हुए अगर जवाब देंगे तो मूल वस्तु की अपेक्षा ये क्या है? उल्टा है। लेकिन इस वस्तु की अपेक्षा क्या है? वो सीधा ही है, क्योंकि ये खुद ही उल्टा था तो ये भी उल्टा बन रहा है, तो इसके कंपैरिजन में ये सीधा है, लेकिन मूल वस्तु की अपेक्षा क्या है? उल्टा है। दूसरी बात, बड़ा बना कि छोटा बना? तो नो डाउट ये बड़ा ही बन रहा है। तो कुल मिलाकर इसका एक बार बड़ा प्रतिबिंब यहां बना, फिर इसका भी एक बार बड़ा प्रतिबिंब क्या हो गया? यहां बना, और हम लोग यहां से अब आंख लगाकर देखेंगे तो हम लोगों को काफी बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसका उपयोग हम लोग किताब को पढ़ने में, अक्षरों को पढ़ने में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम लोग को उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसका पर्पस कहां पर है? वो जो हम लोग सेल का जांच करते हैं, ब्लड का जांच करते हैं, उस तरह के चीजों को हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। या फिर मान के चलिए कि कोई पार्ट्स पुर्जा देखना है जिसको उल्टा देखेंगे सीधा देखेंगे कोई मतलब नहीं है, राउंड ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनेगा? न मूल वस्तु की अपेक्षा यहां उल्टा बनेगा। तो ये हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख। इसको क्या बोलते हैं? किरण आरेख बोलते हैं, क्योंकि हमने किरण लेकर इस पूरी चीज को बनाया है, डायग्राम को बनाया है। तो अभी जो ये जो प्रतिबिंब बना है कहां पर बना है? ना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है। ठीक, ये कहां पर बना है? ना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है। ओके, अब हम लोग को क्या जानना है? अब हम लोग को जानना है कि इसके द्वारा आवर्धन क्षमता कितना उत्पन्न किया जाएगा, कितना आवर्धन उत्पन्न किया जाएगा, कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये हम लोग को जानना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें
हम लोगों को डेरिवेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि कैसे आया है। अब हम लोग को फॉर्मूला को समझ लेना है कि क्या क्या इसमें आएगा। इसका टोटल मैग्नीफाइंग पावर इतना होगा। अब ये क्या चीज है? MO और ME। MO क्या है? O मतलब वहां पर ऑब्जेक्टिव और E का मतलब हो गया आईपीस। O का मतलब ऑब्जेक्टिव, E का मतलब हो गया आईपीस। अब ये छोटी m क्या है? ना आवर्धन ही है, आवर्धन क्षमता भी है, जो भी कहेंगे। किसके द्वारा उत्पन्न किया गया? ना अभिदृश्यक के द्वारा जो उत्पन्न होता है आवर्धन क्षमता, वो हो गया MO या M0 पढ़ते हैं उसको। और नेत्रिका के द्वारा जो आवर्धन क्षमता उत्पन्न किया जाएगा वो होगा ME। तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा? ना टोटल मैग्निफिकेशन होगा दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मानकर चलिए इसने बनाया 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब। किसने? अभिदृश्यक ने। और नेत्रिका ने बनाया मान के चलिए कि 10 गुना बड़ा प्रतिबिंब। तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो गया? ना इसके द्वारा उत्पन्न किया गया 5, इसके द्वारा गया 10, तो टोटल कितना हो गया? ना 50 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। ठीक। अगर ऐसा होता है कि नहीं, इसके द्वारा जो हम उत्पन्न कर पा रहे 15 और इसके द्वारा उत्पन्न कर पा रहे मान के चलिए 50, तो कुल मिलाकर क्या हो गया? ना 750, इतना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसके द्वारा बहुत बड़ा प्रतिबिंब हम बना सकते हैं किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो किसका होगा? ना अभिदृश्यक के द्वारा उत्पन्न किया गया आवर्धन और नेत्रिका के द्वारा उत्पन्न किया गया आवर्धन के गुणनफल के समान होता है, यानी कि MO इंटू ME। अब देखिए, ये जो लेंस ने उत्पन्न किया आवर्धन वो एक सिंपल आवर्धन के जैसा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक वस्तु है, उसका उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनाया। लेकिन नेत्रिका का जो काम है ना, वो एक सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा यहां पर वो काम कर रहा है। कैसे? आपने सरल सूक्ष्मदर्शी का थ्योरी पढ़ा, उसमें देखा कि जब किसी वस्तु को लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका आभासी, बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये जो नेत्रिका है, ये नेत्रिका काम कर रहा है किसके जैसा? ना सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा ये काम कर रहा है। ये किसके जैसा काम कर रहा है? ना सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम कर रहा है। लेकिन ये जस्ट एक लेंस की तरह काम कर रहा है, यहां पर कोई सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम नहीं हो रहा है। तो आप लोग अपने नोट्स को देखिएगा, वहां पर हम लिखे हैं कि सिंपल आवर्धन का क्या फॉर्मूला होता है और सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या होता है, वो दोनों का लिख दिए हैं, आपको नोट्स मिला हुआ है। तो ये जो सिंपल आवर्धन है इसका फॉर्मूला होता है V/U, यानी कि प्रतिबिंब दूरी बटे होता है वस्तु दूरी। क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, मतलब इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं सिंपल आवर्धन, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन ध्यान दीजिए, इसने जो प्रतिबिंब बनाया है वो राइट साइड में है, इसलिए ये जो प्रतिबिंब है वो पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब दूरी। लेकिन इसके लिए वस्तु दूरी तो बाएं तरफ ही है, इसलिए वस्तु दूरी क्या होगा? माइनस में होगा। लेकिन दो वो लेंस है, इसलिए इस वस्तु दूरी को UO और इस प्रतिबिंब दूरी को हम लोग क्या लिख देंगे? VO लिख देंगे। तो यहां थोड़ा सुधार कर देंगे, VO UO, लेकिन इथो क्या है? माइनस में है, इनटू। अब ये किसका काम कर रहा है? ना एक सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम कर रहा है, इसलिए उसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसको रख दीजिए वहां पर। मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 + D/F। तो यहां पर रख दिए 1 + D/F। लेकिन F अगर सिर्फ लिखते हैं तो फोकस दूरी, फोकल लेंथ, लेकिन वो फोकल लेंथ किसका? इसका कि इसका? तो हम लोग देखते हैं वो नेत्रिका का है,
तो नेत्रिका के लिए हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं, ई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर लगा देते हैं Fe। तो फॉर्मूला हो गया V नॉट माइनस यू नॉट, V नॉट बाई यू नॉट माइनस में इंटू क्या हो गया 1 प्लस डी बाई Fe। तो ये किस परिस्थिति के लिए, नंबर 1 परिस्थिति के लिए। नंबर 1 परिस्थिति क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, न स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, न अनंत पर बनेगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई, हाँ पूछिए। सर हाँ हेलो सर, हाँ बोला जाए। इसको जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब नेत्रिका को और सिंपल माइक्रोस्कोप को दोनों को एक जैसा बता रहे हैं सर, उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना। नेत्रिका को मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बोला, यही ना? हाँ हाँ सर, ठीक 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 है, क्लियर करते हैं उसको। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में कैसा काम होता था, ये सवाल किनका है, नाम बताइएगा। अमित सर। अमित पाल ना? हाँ सर। ठीक ठीक, ये फोकस है। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था, सिंपल माइक्रोस्कोप में था कि आप जब अभी क्या कहते हैं इसको, प्रकाशीय केंद्र और फोकस बीच में कोई वस्तु को रखेंगे, तो एक प्रकाश किरण यहां डालेंगे, एक प्रकाश किरण इधर जाएगा, दोनों को डॉट डॉट करके मिलाएंगे, यहां कहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। सर वो तो ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप वो क्लियर है सर। इसके साथ इसको हम नहीं कर पा रहे, फिगर को देख रहे हैं ना, नेत्रिका को देख रहे हैं, अभी थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं सर, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, लेट से ज्वाइन की, इसीलिए। ये वाला जो फिगर इधर से किए ना नेत्रिका, उसको हमको कंफ्यूजन कर, ये उल्टा हो गया। मान के ये जो चीज है ऊपर आपको दिख रहा है ना, वही चीज क्या हो गया, उल्टा हो गया। मान कर चलिए कि आप इसी में ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, उल्टा करके रखते हैं, मतलब इधर रखते हैं। वो तो क्लियर हो गया सर, हो गया। हाँ, एक तो हो गया कि आप लेंस के बीचों बीच आप मार्कर को ऐसे खड़ा करके रख दीजिए, ठीक है, उसका सीधा ही बनेगा इधर। अब लेंस के नीचे तरफ अगर आप ऐसे करके डायग्राम बनाइएगा, तो इसी का बड़ा बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है सर, ओके, ठीक ठीक। तो उम्मीद करते हैं यहां पर सबको क्लियर हो गया है। तो ये था नंबर 1 सिचुएशन, जिसमें कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बना है। अच्छा, एक चीज यहां पर हम भूल गए, नली की लंबाई का फॉर्मूला अभी हो जाएगा। जैसे ये लेंस हो गया, ये लेंस था, यहां पर वस्तु था, यहां पर एक प्रतिबिंब था। तो ये जो नली की लंबाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक का लंबाई कितना है, इसको हम लोग कैसे मापते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट चुनते हैं, मतलब इसी के आधार पर हम दूरी को बांटेंगे। एक यहां से लेकर यहां तक का दूरी, और दूसरा हो गया यहां से लेकर यहां तक का दूरी। ये दूरी क्या है, अभी आपने तुरंत ही देखा कि सर ये VO है। और ये दूरी क्या है, ये दूरी प्रतिबिंब दूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि नेत्रिका के लिए ये वस्तु का काम कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा वस्तु दूरी, लेकिन नेत्रिका के लिए वस्तु दूरी। इसलिए जब नली की लंबाई L आपसे पूछा जाएगा, तब दो चीज को जोड़िएगा, यहां से लेकर यहां तक VO और यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, UE। ध्यान दीजिए आप बात पर कि VO आपका पॉजिटिव है। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो VO का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि वो दाहिने तरफ है। लेकिन वस्तु दूरी वो तो बाएं तरफ है, इसलिए आप इसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। इसमें जैसे ही माइनस लगा दीजिएगा, तो फिर आपका जो न्यूमेरिकल बनेगा वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मान के चलिए ये दूरी आपका है 15 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिएगा, 15 सेंटीमीटर, और ये दूरी है मान के चलिए 10 सेंटीमीटर। लेकिन आप जब न्यूमेरिकल में बनाएंगे, ये तो +15 ठीक ही रखेंगे, लेकिन इसमें आप क्या रखेंगे, -10 रखेंगे। तो 15 - 10 यानी कि टोटल आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्या दोनों लेंसों के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है? बिल्कुल नहीं है। हम लोग क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 है और यहां पर क्या है, 10 है, इसलिए क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन यहां से तो 5 आ रहा है,
तो इसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए हम लोग एक उपाय किए हैं। क्या उपाय किए हैं? फॉर्मूला अगर ऐसे खाली रख देंगे कि VO प्लस UE, तो ये गलती होना स्वाभाविक रहेगा। हम लोग लगा देते हैं मॉड, ताकि हम लोग का दिमाग में रहे कि नहीं, यहां पर नेगेटिव वैल्यू हमको पुट नहीं करना है। हमको कौन सा वैल्यू पुट करना है? उसका मॉड्यूलस वैल्यू, उसका जो निरपेक्ष मान है उसको हम लोग यूज करेंगे, माइनस प्लस यहां पर यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर VO तो प्लस में था ही, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मॉड लगा दिए। और ये इसको लगा दिए हैं मॉड, ताकि ये जो -10 का आपको कंफ्यूजन था वो -10 का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आखिरकार ये क्या बन जाएगा? +10 ही बन जाएगा। -10 का भी मॉड लगा देंगे तो +10 ही हो जाएगा, कुल मिलाकर आ जाएगा 25। तो ये बात आपको अभी बताएं, समझ में आ गया होगा। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे फिर इसका यूज कीजिएगा तो आपको परमानेंटली याद रहेगा। नली की लंबाई के समय जो UE होगा उसका मॉड वैल्यू लीजिएगा। इसलिए फॉर्मूला में आप मॉड लिखकर याद कीजिएगा, मॉड VO प्लस मॉड U। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम यहां पर हो रहा था कि ये मॉड आपको क्या करेगा, इस गड़बड़ी से आपको बचा देगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं नंबर 2। जब प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब अंतिम प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो कहां पर क्या चेंज आएगा ताकि प्रतिबिंब अनंत पर बने? तो अभिदृश्यक जो काम कर रहा था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी कि फिर से हम लोग दिखाएंगे कि ये अभिदृश्यक है, ये नेत्रिका है। यहां पर हम ठीक फोकस के बाहर कोई वस्तु को रख दिए, तो इसका प्रतिबिंब यहां कहीं पर बन गया। ये काम हम लोग पहले देख ही लिए हैं। कौन सा प्रतिबिंब? A', B'। अब हम लोग फिर से उस नली को खिसकाने वाला सिस्टम रखेंगे, तो उस ट्यूब को इस तरह से खिसकाते रहेंगे, सामने या दूर ले जाएंगे, ताकि इसका जो फोकस है, नेत्रिका का जो फोकस है वो यहीं पर पड़े। पहले यहां था फोकस, लेकिन इस बार इसका फोकस को हम क्या करेंगे, घुमा घुमा कर पीछे खिसकाते रहेंगे और इसका जो फोकस है वो यहीं पर पड़ने लगे, ऐसा व्यवस्था करेंगे। ठीक है? नेत्रिका का फोकस कहां पर होगा? उसी जगह पर होगा जहां पर ये प्रतिबिंब बना रहा है। और अब आप लोग जानते हैं कि ये A', B' इसके लिए, नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा है। तो नेत्रिका के लिए वस्तु हो गया, और ये वस्तु कहां पर हो गया? फोकस पर हो गया। और आप लोग जानते हैं कि जब फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहां बनता है? इंफिनिटी पर बनता है। मतलब इससे एक रे ऑफ लाइट हम लोग ऐसे करके डालेंगे, दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसा लेंगे, आखिरकार दोनों का फोकस इस तरह से हो जाएगा कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा ना, पैरेलल बन जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से इसका जो लास्ट इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा ना, इन्फिनिटी पर बनेगा। ओके, तो इसका जो वर्किंग फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला में। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो होता ही है MO इंटू ME। ठीक, अब MO मतलब ऑब्जेक्टिव के द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्निफिकेशन। MO इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, और उसका काम वही है जो पहले हुआ था। नंबर 1 केस में जो काम हुआ था अभी उसमें वही काम हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए यहां से लेकर यहां तक का दूरी हम लोग क्या मानते हैं? VO। यहां से लेकर यहां तक का दूरी हम लोग क्या मानते हैं? UO। लेकिन ये तो नेगेटिव में है क्योंकि बाई तरफ है, इसलिए ये हो गया VO बाई UO माइनस V। इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसमें क्या हो गया, अंतर आ गया। आप लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में भी 2 सिचुएशन देखे थे कि जब एक प्रतिबिंब बना कहां पर? D पर, दूसरा प्रतिबिंब कहां पर बना? अनंत पर बना। तो जब अनंत वाला सिचुएशन आया था
तो उसका आवर्धन क्षमता आप लोग कितना लिए थे ना, D/F लिए थे। लेकिन इसमें हम लोग FE लगा देंगे क्योंकि ये आईपीस के लिए है। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हो गया V0/U0 और इंटू D/FE। क्लियर हो गया। अब यहां आपको पूछा जाएगा नली की लंबाई, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू लेंसेज। तो यहां पर नली की लंबाई कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक हो गया VO और यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया UE। लेकिन एक मजेदार फैक्ट यहां पर और है कि यहां वस्तु दूरी और फोकस दूरी दोनों बराबर है, क्योंकि यहां वस्तु कहां पर है, फोकस पर ही है। इसलिए UE जो है वो किसके बराबर है, FE के बराबर है। इसलिए हम लोग नली की लंबाई में फॉर्मूला क्या यूज किए थे, VO प्लस UE मॉड में। तो अभी भी इसको मॉड ही रखने देते हैं और UE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, FE लिख सकते हैं। तो दो फॉर्मूला हो गया हर एक चीज का, मैग्निफिकेशन का भी, लेंथ ऑफ द ट्यूब का भी, क्योंकि दो सिचुएशन बन रहा है। जब एक नंबर 1 सिचुएशन जब प्रतिबिंब कहां बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। दूसरा सिचुएशन जब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला, दोनों को बढ़िया से समझिए। नेक्स्ट अब हम लोग को क्या समझना है, इसमें एक चीज और समझना है, एक चीज लास्ट, वो है एक एप्रोक्सीमेशन मेथड होता है। एप्रोक्सीमेशन मेथड का मतलब हो गया कि लगभग में, उतना एक्यूरेटली नहीं, लेकिन लगभग में ये यहां होता वो होता तो कैसा बनता है, ये वाला चीज। तो लगभग में हम कुछ दूरी को ले लेते हैं, तो देखिए एक नया फार्मूला निकल कर आएगा, वो भी जानना जरूरी है। कैसे, अगर हम इस वस्तु को यहां लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो AB है उस AB को हम यहां लेते हैं, तो प्रतिबिंब और उधर बनेगा कि इधर बनेगा। तो नियम है कि जितना ज्यादा आप वस्तु को इधर लीजिएगा प्रतिबिंब भी इधर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होता है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, और जैसे जैसे सामने लाइएगा प्रतिबिंब यहां 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 इधर भी बनने लगेगा। तो जब आप इस वस्तु को एकदम फोकस के पास सटा कर रख देंगे, ध्यान से सुनिए, कहां पर, लगभग लगभग फोकस के पास ही एकदम रख देंगे, तो ये जो प्रतिबिंब है ना, ये जो प्रतिबिंब है लगभग लगभग कहां बनेगा, यहां कहीं पर बनने लगता। कहां पर बनने लगता, इस जगह पर बनने लगता। तो उस सिचुएशन में क्या होता कि ये जो UO ले रहे हैं, ये जो UO ले रहे हैं वो लगभग में किसके बराबर होता ना, फोकस दूरी के बराबर होता। लगभग में थोड़ा सा अंतर रहेगा, इसलिए इस तरह का इक्वल नहीं दी है, नियरली इक्वल टू दी है। तो UO का वैल्यू लगभग लगभग किसके बराबर हो गया, फोकस दूरी के बराबर हो गया। उस केस में जो हम लोग VO ले रहे हैं वो VO यहां नहीं बनकर यहां बनने लगा। लगभग लगभग इस लेंस से इस लेंस के बीच का जो दूरी है उतना ही दूरी होने लगा। मतलब जितना लेंथ ऑफ द ट्यूब है उस लेंथ ऑफ द ट्यूब में जाकर ये प्रतिबिंब बनने लगा, मतलब इसके पास सट गया एकदम। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलते हैं। तो लगभग लगभग ये दूरी लेंथ ऑफ द ट्यूब के बराबर हो गया, यानी कि VO का जो वैल्यू है लगभग में किसके बराबर हो गया, L के बराबर हो गया। तो अब यहां पर अगर आप रखते हैं तो मैग्निफिकेशन का एक नया फॉर्मूला आ गया। क्या हो गया, VO के जगह पर L, UO के जगह पर F0 माइनस तो है ये है, और क्या हो गया इंटू जो था ये तो है ही, D/FE वो तो है ही, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। तो ये फॉर्मूला भी यूज होता है। इसको हम लोग एप्रोक्सीमेशन मेथड कहते हैं, या एप्रोक्सीमेटली मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं। मतलब ये हो गया आपका लगभग में जो आवर्धन क्षमता होगा वो इतना होगा। ये कोई एक्यूरेटली वैल्यू आपको नहीं देगा, लेकिन लगभग में देगा। अब जो शुरू में एक आपको लिए एक क्वेश्चन छोड़कर गए थे कि हम लोग जो अभिदृश्यक लेते हैं उस अभिदृश्यक का फोकस दूरी क्या होता है, कम होता है, और जो नेत्रिका लेते हैं उस नेत्रिका का फोकस दूरी क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं।
मॉडरेट फोकल लेंथ लेते हैं। किसका? आईपीस का। क्यों? ध्यान से देखिए, एफ ओ और एफ ई दोनों ही क्या है? डिनोमिनेटर में है, यानी कि हर में है। तो ये दोनों अगर ज्यादा होने लगेगा तो आवर्धन क्षमता क्या होगा बोले तो कम होगा। यानी कि जो मैग्निफिकेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एफ ओ इंटू एफ ई है। मतलब अगर एफ ओ ज्यादा होगा तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगा। इसलिए इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होने से उसका फोकल लेंथ क्या होगा? सॉरी, फोकल लेंथ कम होने से क्या होगा? आवर्धन क्षमता ज्यादा होगा। दूसरी बात, एफ ई का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? कम ही होना चाहिए। इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब आप लोग कहेंगे सर इसका मतलब तो हो गया कि अभिदृश्यक का भी फोकस दूरी कम होना चाहिए और नेत्रिका का भी फोकस दूरी कम होना चाहिए, तो जाके हम लोग को बड़ा से बड़ा इमेज बन पाएगा, बहुत बड़ा इमेज बन पाएगा। लेकिन देखिए इतना भी कम नहीं करना है ताकि आपको एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। एडजस्टमेंट कहां पर हम करते हैं? इस जगह पर करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक ये जो प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश वो इसके फोकस पर पड़े या फिर फोकस के अंदर पड़े। मानकर चलिए कि इसका जो फोकस दूरी आपने बहुत कम रखा है। अभी मैंने जैसे कहा कि इसका फोकस दूरी कम होना चाहिए तो बहुत कम कर दी, ठीक है, जितना कम करें उतना फायदा होगा। इसका फोकस मान के चलिए यहीं पर हो गया है। तो सोचिए नली को कितना खिसकाना पड़ेगा ताकि ये वाला जो चीज है, ये वाला जो प्रतिबिंब है वो यहां पर आकर बनना चाहिए। तो इसको यहां पर लाना उतना आसान काम नहीं होता है। इसने तो प्रतिबिंब यहां बना दिया, लेकिन ये प्रतिबिंब को इसके फोकस के अंदर लाना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? घुमा घुमा कर इसको अंदर लाना पड़ेगा। अब इतना अंदर लाना या दोनों को लगभग लगभग सटा देना तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। एक पर्टिकुलर दूरी भी होना चाहिए ताकि आपका सारा काम ठीक से हो पाए। तो सर, हाँ सर, तो आप इधर जो जैसे कि हम जो ये इसका ऑब्जेक्ट वाला जो लिए हैं, ये ऑब्जेक्ट को यदि हम नियरेस्ट इधर पोल के तरफ ले आएंगे, फोकस से यदि इधर बढ़ाएंगे तो ये आप तो उधर जरूरी बढ़ेगा सर। इस फोकस को इधर की इधर क्या बोल रहे हैं? बाएं की दाएं? इधर राइट तरफ सर, राइट तरफ मतलब लेंस के तरफ बढ़ाएंगे, पोल के तरफ इधर फोकस बढ़ाएंगे। हाँ हाँ बढ़ाएंगे तो ये इधर वाला तो जरूर बढ़ेगा, तो इसका जो इमेज जो बनेगा थोड़ा दूर बनेगा। ठीक, एकदम सही बात है। इसको यहां लेंगे तो इमेज भी क्या होगा? उस तरफ बनने लगेगा। ठीक, हाँ हाँ, तो वही उसको हमको घुमाने की जरूरत नहीं, जो आप बोल रहे थे मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल हाँ, क्यों होगा? ठीक बता रहे हैं। हाँ देखिए, ये तो हम लोग अपना सोच लिए, अपना बात रख दिए कि कोई मुश्किल नहीं होगा, है ना। तो हम उसको जब घुमाएंगे तो फोकस दूरी को कम रखेंगे। कम रखने के लिए हम आपको बोल रहे हैं तो फोकस दूरी कितना कम रखिएगा? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यही ना रखिएगा। उससे कम तो और फोकस संभव नहीं है। और उससे कम रखिएगा तो प्रॉब्लम कहां पर होगा? आपको माइक्रोस्कोप लगाकर देखना पड़ेगा और आप फोकस के बाहर ही ना ऑब्जेक्ट को रखिएगा। मान के चले आपने कहीं पर खून जांच करने के लिए ब्लड लगा दिया, उस ब्लड को जब लगा दिया तो आप तो फोकस कीजिएगा। तो फोकस करने के लिए एक पर्टिकुलर दूरी तो होना चाहिए, एकदम उसको सटा तो नहीं ना दीजिएगा, थोड़ा दूरी होना चाहिए। क्योंकि जहां पर खून को डाला जाएगा उस जगह पे लाइट पड़ना चाहिए, क्योंकि लाइट मिलेगा तभी होना चाहिए। तो उसका भी डिस्टेंस कुछ होना चाहिए। तो कम से कम 2-3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो होना चाहिए। उससे कम फोकस दूरी लेंगे तो प्रैक्टिकली काम करना बहुत मुश्किल होगा। सोचने में हम लोग को कुछ नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली काम करने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए 2-4 सेंटीमीटर फोकस दूरी रखना ही पड़ेगा। तो उसका प्रतिबिंब यहां कहीं पर बनेगा। आप इसका भी फोकस दूरी अगर कम कर देंगे तो आपको दोनों लेंस को बहुत सटाकर सामने करना पड़ेगा। तो वो भी बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पर्टिकुलर दूरी भी रहेगा तब जाके आप ठीक से काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी कठिनाई है। उसके आधार पर हमने क्या किया है कि ठीक है इसको कम रखना है, लेकिन इतना भी कम नहीं रखना है
आवर्धन क्षमता की 500 1000 करने के लिए उतना भी कम करने की जरूरत नहीं है। एक मीडियम रेंज का फोकस दूरी भी करेंगे तो भी काम चलेगा। लेकिन जो मेरा थ्योरी था, शुरू में आपको मैंने बताया कि इसका फोकस दूरी इससे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ताकि हम इस प्रतिबिंब को इसके फोकस के अंदर कर सकें। जैसे मान के चलिए ये फोकस यहां पर आ गया, तो इसको यहां पर डालना बहुत आसान हो गया, ज्यादा आपको खिसकाना नहीं पड़ा। लेकिन ये फोकस बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो आवर्धन को क्या करेगा? घटा देगा। इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग नहीं रखते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि अभिदृश्यक का फोकस दूरी, सॉरी, नेत्रिका का फोकस दूरी अभिदृश्यक से ज्यादा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। मॉडरेट फोकल लेंथ की जरूरत होती है। ठीक है, कम होने से बढ़िया होता, लेकिन इतना कम करना प्रैक्टिकली काम करने के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा, इसलिए उतना भी कम नहीं करते हैं। लेकिन हां, अभिदृश्यक से थोड़ा ज्यादा रखना ही पड़ेगा, तब जाके काम ठीक ठाक होगा। लेकिन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक मॉडरेट, एक मध्यम रेंज का फोकस दूरी ही उसके लिए ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया है। ठीक है, तो हमको लगता है आज टाइम हम लोग बहुत ज्यादा पार कर गए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, देखिएगा उसमें कि L1, L2, L3 तीन गो लेंस दिए हैं, तो तीन में से दो लेंस लेकर आपको माइक्रोस्कोप बनाना है। तो कौन सा लेंस, कौन से दो लेंस लेंगे ताकि वो बेस्ट माइक्रोस्कोप कहलाएगा? इसके लिए क्या थ्योरी है, अब आप एक बार सोच कर देखिएगा। उसी को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी डाउट हैं उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा। पावर दिया हुआ है, ध्यान रहे, पावर ज्यादा मतलब फोकस दूरी कम, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है, और F इज इक्वल टू क्या होगा? 1/P होगा। जिसका पावर ज्यादा उसका फोकस दूरी कम, और जिसका पावर कम है उसका फोकस दूरी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी फैक्ट को लेकर उसका आंसर हम ऑलरेडी लिख ही दिए हैं, लेकिन आपको अब उसमें थोड़ा समझना है, दिमाग लगाना है। और कुछ पूछना है किसी को? सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? क्या आप लोग होली का एक दिन छुट्टी लेना चाहते हैं क्या, फ्राइडे को? नहीं सर, ऐसा अगर यदि संभव है तो कर सकते हैं। मेरे लिए तो कोई नहीं, क्लास होगा तो कर लेंगे। फ्राइडे को छुट्टी तो होना चाहिए सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, वैसा होगा तो हम लोग फिर देखते हैं, संडे को क्लास रख देंगे। ये अगर फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाया तो ठीक है, तो उसको हम ग्रुप में आपको सूचना दे देंगे। ज्यादा से ज्यादा हो तो फ्राइडे को ही छुट्टी रहेगा, उससे ज्यादा तो छुट्टी नहीं ना रखना है। हाँ सर, नहीं सर, वही फ्राइडे को ही रखिए। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। फ्राइडे को तो छुट्टी रख ही देते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि सबका होली में इधर उधर जाएंगे तो डिस्टर्ब होगा, तो फ्राइडे को हम छुट्टी कर देते हैं। और बाकी संडे को क्लास होगा कि नहीं होगा हम आपको बाद में मैसेज कर देंगे। जी सर। ओके ओके सर, ठीक। ओके सर। सर थैंक यू सर। चल, थोड़ा सा लेंदी हो गया क्लास आज। हाँ, तो ठीक है, सबको थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। वेलकम वेलकम। हैप्पी होली सर। हाँ हाँ ठीक है, सबको एडवांस में हैप्पी होली। सर आपको भी हैप्पी होली सर। सबका भी जीवन जो है रंग बिरंगा हो, रंगों से भर जाए।